नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत हमारे प्लेटफॉर्म फ्रिक्शन कैरियर इंस्टीट्यूट सूरतगंज में। आप सभी के बीच में सुभाष बाम्बू। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे हो। अच्छी प्रिपरेशन चल रही है। सेकंड ग्रेड के लिए अंतिम समय चल रहा है। अभी मात्र सेकंड ग्रेड को 3 साढ़े 3 महीने का आपके पास टाइम है। इन जो 3 साढ़े 3 महीने में आप अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगाओ। जब आप अपनी तरफ से एफर्ट लगाओगे तो डेफिनेटली आप सिलेक्शन के करीब पहुंच जाओगे। उम्मीद करता हूं कोई किसी प्रकार के आपके जीवन में डिस्टर्बेंस नहीं चल रही है। यदि कोई ऐसा फैक्टर जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है तो उनको दरकिनार करके आपको सिर्फ और सिर्फ एक बार के लिए सेकंड ग्रेड के बारे में सोचना है। सेकंड ग्रेड के लिए टाइम कम बचा है। आपको अपनी तरफ से एफर्ट लगाने ही पड़ेंगे। आज अपन बात करेंगे जो हमारे सिलेबस में दिया हुआ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। यहां से लगभग एक क्वेश्चन बनता है। छोटा टॉपिक है, यदि आपने थोड़ा सा भी समझ लिया इसको तो उसको एक क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हो। तो बात करेंगे प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक पदार्थों का शोधन। देखो, कार्बनिक पदार्थों का शोधन, इसमें मेनली जो अपने एनसीईआरटी में दी हुई है 5 तरीके से हम इसका शोधन कर सकते हैं। कौन कौन सी वो 5 मेथड है? सबसे पहले आपको उनका नाम पता होना चाहिए। कई बार हो सकता है आरपीएससी सीधा पूछ लिया जाए निम्न में से कौन सी विधि कार्बनिक पदार्थों के शोधन में काम में नहीं दी जाती है। तो ये 5 मेथड आपको पता होंगे तो आप आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको 1 नंबर विधि होगी आपकी ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन इसको बोलते हैं अपने सब्लिमेशन। सब्लिमेशन। फिर 2 नंबर पे आती है अपने क्रिस्टलन, क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलन, क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन। फिर 3 नंबर पे आती है आपके आसवन, डिस्टिलेशन बोलते हैं जिसको, डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन। फिर 4 नंबर पे आती है आपके वर्ण लेखन, वर्ण लेखन। ये इसका मैं बोलूं, आप इंग्लिश नाम जरूर ध्यान में रखना है। क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी। और फिर लास्ट में आता है 5 नंबर पे आपका विभेदी निष्कर्षण, विभेदी निष्कर्षण, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। टोटल 5 प्रकार की हम विधि काम में लेते हैं। ऊर्ध्वपातन, क्रिस्टलन, आसवन, वर्ण लेखन और विभेदी निष्कर्षण। कई बार हो सकता है एग्जाम में डायरेक्ट आपको पूछ लिया जाए। तो ये 5 विधि आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में हम जो डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल में जिससे क्वेश्चन बन सकता है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, 2 ही विधि अपने काम की है। एक तो अपने आसवन विधि काम की है और एक अपने वर्ण लेखन, क्रोमेटोग्राफी काम की है। इन दो से आपका डिटेल क्वेश्चन बन सकता है। तो अपन पहले पढ़ेंगे इसमें आसवन के बारे में। देखो भी, आसवन, आसवन विधि। आसवन मतलब डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन, देखो नाम से पता चल रहा है आपको। डिस्टिलेशन का मतलब, इनको डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके बेस पे? बॉइलिंग पॉइंट के बेस पे। यानी आपका ऐसा कोई एक लिक्विड, सपोज करो ये लिक्विड है, इसके अंदर एक वोलेटाइल लिक्विड हो रहा है। वाष्पशील, दोनों वाष्पशील आपके अंदर। जैसे आपकी एक होता है जो प्योर सोलवेंट होता है, एक होता है उसके अंदर H2O। जब आपका प्योर सोलवेंट और उसके अंदर मिलाई गई H2D, दोनों क्या हो? वोलेटाइल हो, वाष्पशील हो। वाष्पशील का मतलब होता है जिनका आप बॉइलिंग पॉइंट से गर्म करोगे तो इनके क्या बनेगी? वेपर बनेगी। तो ऐसा कोई यदि आपका लिक्विड जिसका क्या बने? वेपर बने, उसको यदि आपको डिफ्रेंशिएट करना है तो आप आसवन विधि से कर सकते हो। कैसे सर? एग्जाम्पल देखो, आपने सुना होगा नाम पेग बनाते भी। तो पेग का मतलब होता है, पेग में क्या होता है? पानी होता है, H2 होता है। ये लो साहब, ये 60 ml हमने H2O भर लिया। अब इसके अंदर आप क्या मिलाते हो? 30 ml इसके अंदर शराब मिलाते हो। तो इसके अंदर क्या मिला ली? शराब मिला ली। ठीक है। अब देखो भाई, ये आपका H2 है, ये प्योर है।
तो आपके पास अब क्या मिल गया, अब आपके अंदर जो गिलास है, इस गिलास के अंदर आपको पानी प्लस एल्कोहल, शराब में क्या होता है सर, शराब में होता है एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, तो इसका मिश्रण मिल गया आपको, पानी प्लस एथिल एल्कोहल का मिश्रण मिल गया। तो अब आपको क्या करना है, ये एथिल एल्कोहल अलग करना है। मान लिया आपके पास एक अशुद्धि हो गई, एथिल एल्कोहल की आपके पास अशुद्धि हो गई, हमें पानी अलग करना है, एथिल एल्कोहल को अलग करना है। तो हमें ये पता है इनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। तो मैं इसको जब हीट करूंगा तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, इस चीज को आप समझना, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो क्या करेगा जल्दी, जैसे एक तो ये सपोज करो ये 100 डिग्री पे आपका गर्म होता है, ये मैं मान लेता हूं कि आपका 120 डिग्री पे गर्म होता है। इस चीज को आप ध्यान से समझना, ये 100 डिग्री पे गर्म होता है, ये इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, ये मान लेते हैं इसका 80 डिग्री पे ये गर्म होता है, ऐसे मानो। अब यह क्या करोगे आप, जैसे ही टेम्परेचर दोगे, जैसे ही आप क्या करोगे हीट दोगे, 80 डिग्री जैसे ही टेम्परेचर मिलेगा, 80 डिग्री मिलेगा तो ये एथिल एल्कोहल क्या करेगा, भाप के रूप में उड़ना स्टार्ट कर देगा। इसी को तो बोलते हैं वोलेटाइल। ये क्या करेगा, जैसे बॉइलिंग पॉइंट आएगा इसका, आप जितना टेम्परेचर दोगे तो ये सारा सारा क्या होगा, वेपर फॉर्म में बनने चला जाएगा, यानी ये भाप के रूप में उड़ना स्टार्ट कर देगा। तो ये 80 डिग्री में भाप बन जाएगा। जैसे ही आप इसको 80 से 85 डिग्री के बीच में टेम्परेचर रखोगे तो पूरा पूरा आपका एथिल एल्कोहल उड़ के क्या हो जाएगा, भाप बन जाएगा। तो ये इसके अंदर भाप बन जाएगा, इस भाप को हम क्या करेंगे, अलग कर देंगे। तो भाप अलग हो जाएगी तो आपका एथिल एल्कोहल अलग बच जाएगा, और जो नीचे जो नहीं उड़ा है वो क्या होगा, पानी होगा, वो आपको अलग नहीं मिल जाएगा। तो कुल मिला के आप पानी अलग कर लिया और एथिल एल्कोहल को आपने अलग कर लिया, किसके बेस पे, बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस के बेस पे। मेरे हिसाब से बॉइलिंग पॉइंट के यदि किसी में कोई कंपाउंड में डिफरेंस है तो आप आसानी से उनको डिफरेंशिएट कर सकते हो, उनको अलग कर सकते हो। ये मेथड आपको होता है आसवन मेथड। इसके अंदर हम कई मेथड काम में लेते हैं, सिर्फ सिंपल आसवन भी होता है, प्रभाजी आसवन भी होता है, कम दाब पे आसवन भी होता है, इसके अलावा भापी आसवन भी होता है। यानी 4 प्रकार के मेथड इसमें हम काम में लेंगे। तो सबसे पहले इसके बारे में लिखते हैं। लिखो भाई, जब जब वाष्पशील द्रव में द्रव में जब वाष्पशील द्रव में वाष्पशील अशुद्धि अशुद्धि हो अशुद्धि हो तथा उनके कवतनाक में उनके कवतनाक में अंतर हो, उनके कवतनाक में अंतर हो तब हम आसवन आसवन विधि से विधि से विधि से अशुद्धि को पृथक कर सकते हैं, अशुद्धि को पृथक कर सकते हैं, अशुद्धि को पृथक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए, जब वाष्पशील द्रव में वाष्पशील अशुद्धि हो तो उनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस की वजह से, किसके, कवतनाक में अंतर की वजह से हम उनको अशुद्धि को अलग कर सकते हैं भाई। ये आपने आसवन विधि होगी। इसके अलावा एक पॉइंट इसमें और यूज होता है, एक पॉइंट और यूज कौन सा होता है, वाष्पशील द्रव हो, आपको वोलेटाइल लिक्विड हो, यानी आपका जैसे H2 है, इसके अंदर अवाष्पशील अशुद्धि आ जाए, जैसे कोई आपका रेत के कण आ जाए, तो उसको कैसे अलग करोगे, जब हमें ये पता है कि जैसे मान लेते ये बिकर है, इसके अंदर ये आपका ये पानी के अंदर ये मान लेते कुछ रेत के पार्टिकल है, तो आप क्या करोगे, इसको हीट करोगे। ये पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे ही आप 100 डिग्री से ऊपर करोगे, टेम्परेचर दोगे, तो ये क्या करेगा, पानी सारा सारा उड़ जाएगा, वेपर फॉर्म में चला जाएगा। तो ये पीछे क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ आपके पास में रेत के पार्टिकल बचेंगे, जिनको आप आसानी से अलग कर सकते हो। तो ये दो मेथड में काम में आती है। जो आसवन मेथड है ये दो तरीके से काम में लेते हैं। एक तो जब दोनों वोलेटाइल हो, आपके पास अशुद्धि भी वोलेटाइल हो और जो आपका लिक्विड है वो भी वोलेटाइल हो, तो उनको बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस के आधार पर अलग कर सकते हैं। इसके अलावा एक ऐसा होता है वाष्पशील द्रव के साथ में अवाष्पशील अशुद्धि हो, तो भी इसको हम आसानी से अलग कर सकते हैं। तो लिखो भाई आगे, वाष्पशील वाष्पशील द्रवों में वाष्पित द्रवों में में अवाष्पशील अशुद्धियों को भी आसवन विधि से पृथक किया जा सकता है, आसवन विधि से पृथक किया जा सकता है, पृथक किया जा सकता है। तो आपको ये तो या तो ऐसा पूछेगा या डायरेक्ट आपको ऐसा पूछेगा कि जो ये आसवन विधि है वो किसके बेस पे काम करती है, तो आप बोलोगे बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस के बेस पे। तो देखो मेन चीज आप यहाँ पे लिख सकते हो, आसवन विधि
आसवन विधि बॉइलिंग पॉइंट में, सीधे लिखूं क्वथनांक में अंतर, क्वथनांक में अंतर, या फिर ऐसे बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस, बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस क्वथनांक में अंतर पर आधारित होती है, पर आधारित होती है। ये लो भाई, ये आपका आसवन विधि आ गई। अब इसमें बात करेंगे हम, एक होता है अपने सिंपल आसवन और एक होता है प्रभाजी आसवन, यानी अलग अलग आसवन की विधि है। तो आप लिखो भाई आसवन विधि के प्रकार, आसवन विधि के प्रकार, डिस्टिलेशन के प्रकार आ गया आपका आसवन विधि के प्रकार। आसवन विधि के प्रकार में आप सबसे पहले प्रकार लगाएंगे हम साधारण आसवन, सिंपल डिस्टिलेशन, साधारण आसवन, सिंपल डिस्टिलेशन, सिंपल डिस्टिलेशन, साधारण आसवन या फिर सिंपल डिस्टिलेशन। सिंपल डिस्टिलेशन वही सेम बात जो अभी हमने पढ़ी है, सेम की सेम वही बात। आपका क्या करोगे सिंपल डिस्टिलेशन में, एक ध्यान में रखना है, आप वाष्पशील प्लस वाष्पशील यानी दोनों वोलेटाइल ले रहे हो तो इनके अंदर बॉइलिंग पॉइंट में कम से कम आपका 80 केल्विन का डिफरेंस आना चाहिए। लिख सकते हो भाई आप। एक तो इसको कब यूज करते हैं, जब जब वाष्पशील द्रव में, वाष्पशील द्रव में अवाष्पशील अशुद्धि हो तब भी इसका यूज किया जाता है। द्रव में अवाष्पशील अवाष्पशील अशुद्धि हो, अवाष्पशील अशुद्धि हो तो साधारण आसवन का हम यूज करते हैं। इसके अलावा और कब यूज करते हैं, जब जब वाष्पशील द्रव में, वाष्पशील द्रव में वाष्पशील अशुद्धि हो, में अशुद्धि हो, वाष्पशील अशुद्धि हो तथा तथा उनके क्वथनांक में अंतर, तथा उनके क्वथनांक में अंतर कितना होना चाहिए भी, 80 केल्विन का होना चाहिए। अंतर 80 केल्विन से अधिक हो, 80 केल्विन से अधिक हो। दोनों के लिए हम क्या यूज करेंगे, साधारण आसवन यूज करेंगे। तो आप ऐसे लगा सकते हो, सीधा सीधा आपको याद रखना है तो बॉइलिंग पॉइंट में अंतर, बॉइलिंग पॉइंट में अंतर क्या आना चाहिए आपका, 80 केल्विन से ज्यादा आना चाहिए। ये लो भाई, ये आपका बिल्कुल सिंपल है। अब इसके एग्जांपल आपको सीधे सीधे क्या पूछेगा, यहाँ से एग्जांपल पूछेगा, या तो आपको ये पूछेगा कि साधारण आसवन के लिए आपकी क्या कंडीशन है, तो आप बोलोगे बॉइलिंग पॉइंट में अंतर आपका 80 केल्विन से ज्यादा होना चाहिए। इसके बाद में आपको पूछेगा एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल क्या आएगा, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म व एनिलीन का मिश्रण, व एनिलीन का मिश्रण, क्लोरोफॉर्म व एनिलीन का मिश्रण। क्लोरोफॉर्म का टेम्परेचर कितना है, 390 334 होता है इसका, 334 334 केल्विन, और इसका होता है 457 केल्विन। देखो इनका अंतर है आपका 80 केल्विन से ज्यादा आना चाहिए, बिल्कुल सर ज्यादा आ रहा है। तो इसको हम किसके बेस पे सेपरेट कर सकते हैं, साधारण आसवन के बेस पे सेपरेट कर सकते हैं। अब सर हम याद कैसे रखना है, तो आपको मैं एक ट्रिक बता देता हूं। सिंपल आसवन क्या होता है सर, एस उठाओ, यहां से मैंने एस उठाया, क्लोरोफॉर्म से मैंने सी उठाया, एनिली से मैंने ए उठाया। एक आप ट्रिक याद कर लेना, एसीएस कंपनी होता है ना, एसीएस, तो ये लो एसीएस, एसीएस मतलब एनिलीन क्लोरोफॉर्म सिंपल आसवन। तो आपको सीधा सीधा एग्जांपल पूछेगा, क्लोरोफॉर्म और एनिलीन का मिश्रण किसके बेस पे आप सेपरेट कर सकते हो, तो आपको याद होना चाहिए एसीएस के बेस पे। एसीएस बोले तो एनिलीन, क्लोरोफॉर्म और सिंपल आसवन, बस आपका ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। साधारण आसवन में आपको यदि कोई क्वेश्चन पूछेगा तो इतना ही आएगा। आगे देखो भाई, 2 नंबर, 2 नंबर आएगा आपका प्रभाजी आसवन, प्रभाजी आसवन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। देखो भाई, ये थोड़ी सी आपकी और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए हम क्या यूज करेंगे, वही सेम बात, वाष्पशील द्रव और वाष्पशील अशुद्धि हो, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट में अंतर कितना होना चाहिए, 10 केल्विन से कम होना चाहिए। देखो भाई आप सीधा सीधा वाष्पशील में शॉर्टकट लिखता हूं, वाष्पशील द्रव प्लस अवाष्पशील, सॉरी, प्लस वाष्पशील अशुद्धि, प्लस वाष्पशील अशुद्धि, अशुद्धि
और इनके बीच का बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस कितना आना चाहिए, तो बॉइलिंग पॉइंट का अंतर आना चाहिए 10 केल्विन से कम। बॉइलिंग पॉइंट का अंतर आना चाहिए आपका 10 केल्विन से कम। लो भाई, यदि आपका 10 केल्विन से कम आ रहा है तो आप किसका यूज करोगे, प्रभाजी आसवन का यूज करोगे। एग्जाम्पल देखो भाई, इसका एग्जाम्पल आएगा आपका कच्चे तेल से। कच्चे तेल से विभिन्न प्रभाजों को अलग करना, विभिन्न प्रभाजों को अलग करना, विभिन्न प्रभाजों को पृथक करना, पृथक करना। ठीक है, प्रभाजी आसवन में क्या होगा, सेम वही चीज। यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 80 केल्विन से ज्यादा होना चाहिए, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 10 केल्विन से कम होना चाहिए। इंपॉर्टेंट, अभी कच्चे तेल से विभिन्न प्रभाजों को अलग करना किसकी मदद से, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की मदद से। आगे देखो भाई 3 नंबर, 3 नंबर आगे, कम दाब पर आसवन। कम दाब पर आसवन, या इसको बोलते हैं निवार्ती आसवन। निवार्ती आसवन, कम दाब पर, लो प्रेशर पर डिस्टिलेशन कर रहे हो आप। इसके लिए क्या काम में लेंगे भाई, इंपॉर्टेंट चीज है भाई। सबसे पहले आपको ये विधि तभी काम में लेते हैं जब आप जो लिक्विड यूज कर रहे हो उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होना चाहिए, बहुत ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट हो, तब हम कम दाब पर आसवन को काम में लेंगे। इसका बॉइलिंग पॉइंट जैसे 1000 केल्विन, 2000 केल्विन ऐसे हो, तो आप इसको ज्यादा हीट करोगे। बहुत ज्यादा हीट करने पर यदि वो बॉइलिंग पॉइंट 2000 आ रहा है और मान लो वो 1700 केल्विन टेम्परेचर, मैं मान ले रहा हूँ बॉइलिंग पॉइंट उसका 2000 है, और आपने जैसे ही 1700, आपने 1700 केल्विन टेम्परेचर दिया, तो वो आपका जो लिक्विड है वो टूट गया, लिक्विड है वो टूट गया, तो क्या होगा, आप वो उसको सेपरेट कर सकते हो, तो उसको बोलते हैं हम कम दाब पर आसवन। देखो भाई, यह विधि, यह विधि अति उच्च, अति उच्च क्वथनांक वाले, यह विधि अति उच्च क्वथनांक वाले द्रवों के लिए, द्रवों के लिए उपयोग में ली जाती है, उपयोग में ली जाती है। देखो भाई, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए अति उच्च क्वथनांक वाले के लिए यूज में ली जाती है। सीधा सीधा पूछेगा आपका कि हाई यदि बॉइलिंग पॉइंट है किसी का, तो कौन सी मेथड से आप आपको सेपरेशन कर सकते हो, तो आपको पता होना चाहिए कम दाब पर आसवन वाले मेथड से आप सेपरेशन कर सकते हो। इनका अति उच्च, इनका अति उच्च क्वथनांक, अति उच्च क्वथनांक, अति उच्च क्वथनांक के कारण, कारण ये अपने, ये अपने बॉइलिंग पॉइंट से, अपने बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही टूट जाते हैं, पहले ही विघटित हो जाते हैं, विघटित या फिर टूट जाते हैं, विघटित हो जाते हैं या फिर टूट जाते हैं, टूट जाते हैं। ठीक है, तो ये टूट जाएंगे तो इनको अलग से आप सेपरेट कर सकते हो। इसके लिए कौन सा एग्जांपल है, तो इसका एग्जांपल दिया आपने एनसीईआरटी में, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। स्पेंट या सेस बोलते हैं इसको, सेस या स्पेंट इंग्लिश में बोलते हैं, स्पेंट लाई से ग्लिसरॉल प्राप्त करना, ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल प्राप्त करना। स्पेंट लाई से ग्लिसरॉल प्राप्त करना। इसके अलावा दूसरा आ गया शर्करा जूस को गाढ़ा करना, शर्करा जूस को गाढ़ा करना। देखो भाई, यहां से एक क्वेश्चन फिक्स है, आप थोड़ा सा भी पढ़ोगे ना तो आपका क्वेश्चन आसानी से आपका सही हो जाएगा। यदि आपने थोड़ा सा भी जो मैं बता रहा हूं उस पर आपने फोकस भी कर लिया तो भी आपका आसानी से क्वेश्चन सही होगा। 3 नंबर हो गया। अब 4 नंबर देखो भाई, 4 नंबर, 4 नंबर आपका आ गया भापी आसवन, स्टीम डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन। ये क्या है भाई, ये उसके लिए जैसे आपका लिक्विड है, एक दूसरा लिक्विड आपके अशुद्धि के रूप में है, ये दोनों क्या होगा, इन दोनों के बीच में ये मिक्सिंग नहीं होगी, इन दोनों की मिक्सिंग नहीं होगी। लेकिन जब आप इन दोनों की स्टीम बनाओगे, दोनों को क्या करोगे, दोनों का भाप बनाओगे, तो ये स्टीम क्या होगी, एक दूसरे के अंदर मिक्स हो सकती है। इस प्रकार के लिए हम कौन सी यूज करते हैं, भापी आसवन यूज करते हैं। देखो भाई इसको,
इस विधि में इस विधि में वाष्पशील जो अशुद्धि है, वाष्पशील अशुद्धि वाष्पशील द्रव, यहाँ पे H2O लेते हैं हम। वाष्पशील अशुद्धि जल में मिक्स नहीं होती है, मिक्स नहीं होती है, परंतु परंतु इसकी परंतु इसकी भाप जल के भाप के साथ जल के भाप के साथ मिक्स हो जाती है, भाप के साथ मिक्स हो जाती है। इस प्रकार के द्रव को, तो इस प्रकार के द्रव, इस प्रकार की अशुद्धि को भापीय आसवन से अलग करते हैं, भापीय आसवन से पृथक करते हैं, भापीय आसवन से पृथक करते हैं। एग्जाम्पल देखो भाई, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है, एनिलीन को जल से पृथक करना, देखो भाई जल जहां दिख जाए आपको तो वो स्टीम डिस्टिलेशन का एग्जांपल होता है। ठीक, एनिलीन को जल से अलग करना। ये चार आपने मेथड थे, चारों मेथड हमने समझ चुके हैं और चारों के एग्जांपल आपको ध्यान में रखने हैं। सीधा सीधा कुछ नहीं करना। सबसे पहले आपको एग्जांपल ध्यान में रखना है एसीएस वाला, यदि आपको एग्जांपल ध्यान में है। फिर प्रभाज्य आसवन वाला क्या है, सीधा सीधा कच्चे तेल से विभिन्न प्रभाज्यों को अलग करना है। फिर कम दाब वाले में क्या है, ये देखो अलग से दिख रहा है आपको, स्पेंट से ग्लिसरॉल प्राप्त करना। फिर भापीय आसवन में एनिलीन को जल से अलग करना है। ये चार मेथड हो गए आपके। इसके बाद में हम पढ़ेंगे आगे क्रोमेटोग्राफी। आगे वाली अपनी रहेगी क्रोमेटोग्राफी। देखो भाई क्रोमेटोग्राफी इंग्लिश में और लिख देते हैं इसको, क्रोमेटोग्राफी। इसके अलावा इसको हिंदी में और लिखते हैं वर्ण लेखन, अन्य नाम भी लिख सकते हो इसका, वर्ण लेखन, अन्य नाम वर्ण लेखन। सबसे पहली बात तो ये जो क्रोमेटोग्राफी है ना, बिल्कुल आधुनिक टेक्निक है आपकी, सबसे अच्छी टेक्निक है। यदि सेपरेशन की सबसे अच्छी टेक्निक मानी गई है तो वो क्रोमेटोग्राफी को मानी गई है। तो आप लिख सकते हो, यह शोधन की आधुनिक व अत्यंत महत्वपूर्ण तकनीक है। ठीक है, यह है शोधन की आधुनिक व अत्यंत महत्वपूर्ण टेक्निक्स है अभी। अब इसमें हम दो प्रकार की टेक्निक्स पढ़ते हैं, एक होती है एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, एक होती है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। यहां से कोई भी क्वेश्चन आएगा आपका तो सीधा सीधा आएगा। क्रोमेटोग्राफी दो प्रकार की होती है, एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी और पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। देखो भाई इसमें, ठीक है, दो प्रकार की होती है, क्या होती है, एक होती है अधिशोषण वर्ण लेखन, एक होती है आपका वितरण वर्ण लेखन। आप इसको इंग्लिश में जरूर याद रखो, इसको बोलते हैं इंग्लिश में एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। इसको बोलते हैं पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। सबसे पहले हम बात करेंगे एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। नाम से आपको पता चल रहा है एडजॉर्प्शन। मैंने आपको सरफेस केमिस्ट्री पढ़ाई थी, वहां पे मैंने आपको दो वर्ड बोले थे, एक बोला था एडजॉर्बेंट, एक बोला था एडजॉर्बेट। दो वर्ड बोले थे मैंने, एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट। मैंने ये बोला था ये सोलवेंट की भांति काम करता है, सोलवेंट की भांति काम करता है। अब देखो मान लेते एक यहाँ पे आपने क्या कर रखा है, एडजॉर्बेंट बिछा रखा है, आपने क्या एक कागज ले लिया या कोई भी ले लिया आपने, जैसे इसमें कॉलम क्रोमेटोग्राफी इसका एग्जांपल होता है, मैं आगे बताऊंगा आपको इसके एग्जांपल। तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कॉमन, जैसे आपका कॉलम ले लिया आपने, ऐसे ऐसा कोई कॉलम आता है, आपने इसके अंदर ले लिया। अब इसमें क्या है, आपने कुछ ऐसे एब्जॉर्बेंट बिछा रखे हैं। सिंपल बोलूं तो मैं आपको ये ज्यादा आपके समझ में नहीं आएगा, तो आप सिंपल ऐसे देखो, सिंपल आप क्या कर रखा है, जैसे आपने फर्श है,
ये आपने फर्श है, इस फर्श में आपने एडजॉर्बेंट बिछा रखे हैं, ऐसा ऐसे एडजॉर्बेंट बिछा रखे हैं। एडजॉर्बेंट बोले तो अधिशोषक, अधिशोषक बोले तो अधिशोषक या फिर विलायक बोल दो, आप सिंपल भाषा में बोलो तो विलायक बोल दो। अब आपको यहाँ पे कौन कौन सी विलायक यूज करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, कई बार वहां से भी एग्जांपल पूछ लेता है, तो आपको कौन कौन सी यूज करते हो, या तो Al2O3 यूज करोगे या फिर सिलिका जेल, या फिर सिलिका जेल हम यूज करते हैं। ये दो एडजॉर्बेंट हम यूज करते हैं। अब ये एडजॉर्बेंट आपका हो गया, मान लेते Al2O3 है आपका। अब इसमें से आप क्या करोगे, जिसको आपको सेपरेट करना है, जो आपका लिक्विड है द्रव है, अब इसके अंदर क्या होगा, अशुद्धि भी होगी और शुद्ध भी होगा, दोनों होगा ना। हमें तो अशुद्धि अलग करनी है, शुद्ध और अशुद्ध दोनों होगा। अब ये शुद्ध होगा, ये पोलर फॉर्म में रहेगा हमेशा, और ये जो अशुद्ध होगा वो नॉन पोलर होगा, अशुद्ध होगा वो नॉन पोलर होगा। नॉन पोलर समझ रहे हो, अध्रुवीय होगा, और ये जो शुद्ध है वो हमेशा क्या होगा, ध्रुवीय होगा। ध्रुवीय जैसे पानी, पानी के अंदर हमने पढ़ रखा है आपका डाइपोलोमेट में, मैंने आपको पढ़ाया था कि ध्रुवीय और अध्रुवीय क्या होते हैं। अब ये क्या Al2O3 है, देखो इसके ऊपर चार्ज है, जब भी किसी के अंदर प्लस और माइनस में टूट जाए उसको हम बोलते हैं पोलर, तो ये क्या है, खुद पोलर है। तो यानी ये पूरा जो आपने बिछा रखा है यहाँ पे, जो फर्श पे बिछा रखा है, ये सारा का सारा क्या है, पोलर है। अब आप बाहर से लिक्विड दे रहे हो, उस लिक्विड में आपका नॉन पोलर भी है और पोलर कंपोनेंट भी है, नॉन पोलर भी है और पोलर कंपोनेंट भी है। अब आप मेरे को खुद ही बताओ, पोलर पोलर के साथ में क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। जैसे ही आप इसमें से लिक्विड को पास करोगे, ऐसे पूरा लिक्विड बाहर जाएगा, जैसे ही आप इसमें से लिक्विड को पास करोगे तो ये क्या होगा, पोलर होगा, जो ध्रुवीय है, ध्रुवीय अणु घटक के साथ में बॉन्ड बनाएगा, और ये नॉन पोलर चला जाएगा, सीधा सीधा आपका बिना कोई इंटरेक्शन के साथ बाहर चला जाएगा। तो आप क्या करोगे, नॉन पोलर को पोलर से अलग कर लिया, यानी आपने नॉन पोलर घटक को पोलर घटक से अलग करने के लिए क्रोमेटोग्राफी को यूज करते हैं। कुछ बात समझ में आई क्या? एक हल्की सी बात और बोलते हैं, मान लेते हैं एक आपका कॉलम, ऐसे इसको बोलते हैं कॉलम। आपने टाइट्रेशन किया होगा, टाइट्रेशन में आपने यहाँ पे कॉलम ऐसा होता है, नीचे एक ऐसी पाइप सी लगी होती है, ये आपके टाइट्रेशन करते हैं तब आपने देखा होगा, गोल गोल सा होता है ऐसे, ठीक है, गोल गोल। इसके अंदर मैंने क्या बिछा रखा है भाई, इसमें मैंने पूरे में आपका मान लेते Al2O3 दे दिया, एडजॉर्बेंट दे दिया इसमें Al2O3, इसके अंदर मैंने Al2O3 को भर दिया। अब मैं ऊपर से क्या करूंगा, मैं ऊपर से वो आपका जो मिश्रण भरूंगा, कौन सा मिश्रण, जिसमें शुद्ध और अशुद्ध दोनों है, जो शुद्ध और अशुद्ध दोनों है। अब ये जो अशुद्ध है वो अध्रुवीय होता है, और जो ये शुद्ध है वो ध्रुवीय होता है, ध्रुवीय होता है। और ये जो Al2O3 ये खुद क्या है, ध्रुवीय है। अब देखो ये ध्रुवीय है, अब आप जैसे ही इसमें से वो मिश्रण डालोगे तो ये क्या होगा, इसके अंदर जो ध्रुवीय होगा वो इसके साथ में यहाँ पे इंटरेक्शन बनाएगा, फिर यहाँ से दोगे आपके ये ध्रुवीय इसके साथ में इंटरेक्शन बनाएगा, ऐसे मान लो ये मॉलिक्यूल इंटरेक्शन बनाते जाएंगे, ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन बनता जाएगा ऐसा पूरे में। तो और जो अशुद्ध होगा वो अशुद्ध ऐसे करके नीचे नीचे चला जाएगा, ये क्या होगा, ये नॉन पोलर कंपोनेंट होगा, नॉन पोलर होगा। जो अध्रुवीय होगा वो सीधा सीधा आपका नीचे आ जाएगा, ये किसी के साथ में कोई भी इंटरेक्शन नहीं करेगा। तो इस अध्रुवीय को हम सेपरेट कर लेंगे, इसको हम अलग कर लिया। अब मुझे ये पता है कि जो कॉलम में बचा हुआ है वो मिश्रण कौन सा है, सिर्फ और सिर्फ आपका शुद्ध मिश्रण है। तो आपने शुद्ध और अशुद्ध को अलग कर लिया, ये मेथड आपका काम में आता है, शुद्ध और अशुद्ध को अलग करने के लिए ये मेथड काम में आता है। ठीक है, तो इसको लिखते हैं भाई, एक बार इसको लिखते हैं थोड़ा सा। देखो भाई, लिखो आप, जब जब विलियन को, विलियन में लिख लो आप, शुद्ध व अशुद्ध घटक, दोनों है भी इसके अंदर, शुद्ध व अशुद्ध घटक, घटक को अधिशोषक, को अधिशोषक में से गुजारा जाता है, अधिशोषक में से गुजारा जाता है, अधिशोषक में से गुजारा जाता है, तो विलियन में उपस्थित, तो विलियन में उपस्थित, विलियन में उपस्थित ध्रुवीय घटक, ध्रुवीय घटक को बोलते हैं शुद्ध घटक, शुद्ध, शुद्ध घटक यानी कंपोनेंट, शुद्ध घटक अधिशोषक के, अधिशोषक के ध्रुवीय घटक से, अधिशोषक के ध्रुवीय घटक से इंटरेक्शन करता है, से इंटरेक्शन, से इंटरेक्शन करता है, करता है, तथा अध्रुवीय, तथा अध्रुवीय
तो अध्रुवीय घटक को हम सेपरेट कर लेते हैं, अध्रुवीय घटक को हम सेपरेट कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। ये लो भाई, मोटा मोटा आपको आइडिया लग गया होगा, मोटा मोटा आपको आइडिया लग गया। मोटा मोटा क्या है, जैसे आप नॉर्मल आप एक चीज और खुद एक बार सोचो कि ये आपका मान लेते हैं ये कोई आपका बॉक्स वगैरह है, कुछ भी आपने कोई डाल प्लेन आपने कोई क्या क्या पेज लिया, इस पेज पे आपने Al2O3 को डाल दिया, ये लो सर Al2O3 को डाल दिया, Al2O3 को डाल दिया। अब आप खुद ही देखते जाओ, एक बार खुद ही सोचते जाओ, इसमें से आपने क्या किया, हमने सर यहाँ से विलियन पास किया, विलियन पास किया। अब जो इसके अंदर चिपकने वाली चीजें हैं वो इसके अंदर चिपकती जाएगी, इसके अंदर चिपकने वाली जो विलियन में से जो भी चीज इसके अंदर चिपकने वाली है वो इसके साथ चिपक जाएगी, जो नहीं चिपकेगी वो बेचारी यहाँ पे क्या करेगी, वो आगे चली जाएगी, वो आगे जाके यहाँ से पार हो जाएगी, इस कागज से पार हो जाएगी। जो ये पार हो रही है ना उसको हम बोलेंगे अशुद्धि, क्योंकि ये क्या होता है, नॉन पोलर होता है। और ये जो यहाँ पे चिपक रही है वो क्या है, शुद्धि है, वो आपको पोलर फॉर्म में मिलती है। तो ये जो नॉन पोलर वाले को हम अलग करेंगे तो अपने आप ही हमें ये पता चल जाएगा कि जो शुद्ध वाला है वो चिपका हुआ है, वो शुद्ध हो गया, और जो अशुद्ध है उसको हमने अलग कर लिया। ये मेथड अपना होता है एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, इसको बोलते हैं एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। अब इसमें आपको अधिशोषक कौन कौन से काम में लेते हो उसके बारे में पता होना चाहिए। देखो भाई ये देखो आपका, ये मैंने अधिशोषक कर दिया यहाँ पे, ये क्या है सर, ये अधिशोषक है, ये क्या है, अधिशोषक है, ये इसको बोलते हैं एडजॉर्बेंट, अधिशोषक, एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेंट। अब आप लिखो यहाँ पे क्या लिखोगे, जो आपका ये कौन से वाला है, एडजॉर्बेंट वाला, एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, अधिशोषण, अधिशोषण वर्ण लेखन में, वर्ण लेखन में में अधिशोषक में ऐसे लिखो, में काम आने वाला अधिशोषक, में काम आने वाला अधिशोषक, में काम आने वाला अधिशोषक। देखो भाई कौन कौन से काम आते हैं, तो आप लिखोगे सर फर्स्ट काम आता है Al2O3, इसको बोलते हैं एल्यूमिना, एल्यूमिना। फिर दूसरा आपका काम में आता है सिलिका जेल, दूसरा आपका काम में आता है सिलिका जेल। सीधा सीधा आपको पूछेगा भाई अधिशोषण वर्ण लेखन है, एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी है, इसमें कौन कौन सा एडजॉर्बेंट हम यूज करते हैं, इसको लिख लो आप, एडजॉर्बेंट कौन कौन सा यूज करेंगे, तो आपका सीधा सीधा पता होना चाहिए Al2O3 और सिलिका जेल को हम यूज करते हैं। इसका एग्जाम्पल कौन कौन से भी, तो लिखो यहाँ पे, आगे लिखो आप, तो एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी के एग्जाम्पल, एडजॉर्प्शन को क्या बोलते हैं, अभी बार बार अपनी दिक्कत आ रही है, अधिशोषण वर्ण लेखन, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, अधिशोषण वर्ण लेखन, वर्ण लेखन। एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, ग्राफी के उदाहरण, के उदाहरण कौन कौन से उदाहरण है, इंपॉर्टेंट चीज है भाई, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछने की प्रबल संभावना है। सबसे पहले कॉलम क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्या आता है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, MN। फिर क्रोमेटोग्राफी, हिंदी में इसको बोलते हैं स्तंभ, स्तंभ वर्ण लेखन, वर्ण लेखन। इसके अलावा एक आती है TLC, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, एक आती है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी। इसको हम बोलते हैं पतली परत, पतली परत वर्ण लेखन, पतली परत वर्ण लेखन। देखो भाई ये दो आपके एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी है, कौन कौन सी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। कॉलम क्रोमेटोग्राफी और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी किसके एग्जांपल है, एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी के एग्जांपल है, ठीक है। इसके बाद में बच गई दूसरी, ये देखो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। इसमें हम क्या लेते हैं, इसमें एक पेपर लिया जाता है, ये देखो पेपर, ये पेपर में क्या होता है, सेलुलोज का बना होता है, ये पेपर होता है सेलुलोज वाटर का बना हुआ, सेलुलोज वाटर का बना होता है, यानी ये एक पोलर होता है,
वही सेम बात इस पेपर में से हम क्या कराएंगे, विलियन को गुजारेंगे या इस पेपर को विलियन में डिप करेंगे। विलियन में जैसे ही आपने डिप किया इस पेपर को, आपने जैसे कोई पानी का कोई भी आपने मग वगैरह है उसमें आपने पेपर को डाला, तो ये क्या करेगा, पानी ऊपर जाएगा, बिल्कुल सर ऊपर जाएगा पानी। अब ये पानी ऊपर जाएगा तो ये जो पोलर है ये खुद क्या है, पोलर है, तो पानी भी पोलर है, तो पोलर पोलर के साथ में बॉन्ड बना के वहीं रुक जाएगा, यानी इतनी दूर जा पाएगा। और जो नॉन पोलर है वो पूरा ऊपर चला जाएगा, नॉन पोलर पूरा ऊपर चला जाएगा, इसको हम सेपरेट कर लेंगे। तो ये भी एक क्या हो गया, सेपरेशन का मेथड हो गया। आप लिख सकते हो भी सीधा सीधा, देखो इसमें इसमें विलियन को पेपर, पेपर किसका बना होता है, सेलुलोज वाटर का, सेलुलोज वाटर H2O में से गुजारा जाता है, में से गुजारा जाता है, तो विलियन का ध्रुवीय घटक, विलियन का ध्रुवीय घटक घटक पेपर के, ध्रुवीय घटक के साथ इंटरेक्शन करके वहीं रुक जाता है, के साथ इंटरेक्शन करके वहीं रुक जाता है, जबकि अध्रुवीय घटक, को हम सेपरेट कर सकते हैं, अध्रुवीय घटक को सेपरेट कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। ये लो भाई, ठीक है। अब देखो कैसे, ये रहा, ये आपका पेपर है, ये पेपर किसका बना होता है, सेलुलोज वाटर का बना होता है, सेलुलोज वाटर का पेपर बना होता है भाई। और ये क्या होता है सर, ये पोलर है, इस पेपर को हम क्या बोलते हैं, इस पेपर को क्रोमेटोग्राम बोला जाता है, क्रोमेटोग्राम कहते हैं। पेपर को क्या बोलते हैं भाई, पेपर को हम क्रोमेटोग्राम कहते हैं। तो ये आपका मेथड आ गया पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी का, ठीक है। आगे देखो भी थोड़ा सा मैं पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी के बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। देखो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, वितरण क्रोमेटोग्राफी। अब जो आपने जो ये पेपर लिया, आपको ये पता चल गया पेपर सेलुलोज वाटर का बना होता है, पोलर होता है, पोलर के साथ में बॉन्ड बनाएगा, तो पोलर वाला इंटरेक्शन करके इस पेपर को, आपके जो ये सॉल्यूशन है इसको ऊपर नहीं जाने देगा, ये यहाँ पे आके रुक जाएगा, और जो अध्रुवीय घटक है वो ऊपर चला जाएगा, इसको हम सेपरेट कर लेंगे। क्या यहाँ तक बात समझ में आई। और ये जो पेपर है इसको हम बोलते हैं क्रोमेटोग्राम। कई बार एग्जाम में पूछ सकते हैं एग्जांपल कि इस पेपर को हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं क्रोमेटोग्राम। अब इसका एग्जांपल पूछ सकता है कि पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी का एग्जांपल कौन सा है, तो लिखो भाई, यहाँ पे लिखो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी का उदाहरण, एक ही आपको याद रखना है, पेपर क्रोमेटोग्राफी। इसका एग्जांपल कौन सा आ गया, पेपर क्रोमेटोग्राफी, पेपर वर्ण लेखन या फिर पेपर क्रोमेटोग्राफी, देखो भाई पेपर क्रोमेटोग्राफी, ये लो भाई, ये इसका एग्जांपल है। तो आपको पूछ सकता है पेपर, ये देखो इसका कौन कौन सा है, कॉलम और थिन लेयर, जबकि पार्टीशन का कौन सा है, ओनली पेपर क्रोमेटोग्राफी है। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा आपको, क्रोमेटोग्राफी हो चाहे आपका डिस्टिलेशन वाला मेथड हो, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। एक दो एग्जांपल करते हैं, इसके बाद में इसको फिनिश करते हैं। एग्जांपल देखो भाई, एक एग्जांपल अपने यहां से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन ये अपने केमिस्ट्री में आया हुआ है, निम्न में से टीएलसी यानी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में अधिशोषक के रूप में उपयोग में लिया जाता है, ये अपना आया केमिस्ट 2021 में। ये थोड़ा सा और, ये ना जो क्रोमेटोग्राफी है ये और भी एक्सटेंडेड होती है, इसमें और भी अपने डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन अपने सिलेबस में नहीं है ये। तो देखो भाई, इसको आगे पढ़ाने को मैं इसमें बहुत कुछ पढ़ा सकता हूँ, लेकिन ये अपने सिलेबस में नहीं है, फिर ज्यादा पढ़ने का मतलब नहीं है। एक नंबर आ गया अपना एल्यूमिना, बी नंबर आ गया आपका सेलुलोज
चूर्ण, सी आ गया जिप्सम, और डी आ गया आपका किसेल गुहर, किसेल गुहर। बताओ भाई इसमें क्या यूज करते हैं, अधिशोषक के रूप में किसका यूज करते हैं? सर एक नंबर किसका? एल्यूमिनियम का यूज करते हैं। इसके अलावा एक एग्जांपल और देखो, पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी में स्थिर चरण है, स्थिर चरण है, या फिर आपका जो पेपर यूज होता है वो कौन सा होता है? तो देखो Al2O3 की पतली परत, बी ऑप्शन आ गया आपका सिलिका की पतली परत, सिलिका की पतली परत। सी ऑप्शन आपका आ गया कागज के छिद्रों में जल का अधिशोषण, का अधिशोषण, अधिशोषण। और डी ऑप्शन आ गया आपका ओनली कागज, ओनली कागज। ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, देखो खुद बताओ भाई मेरे को, मैंने आपको यहाँ पे लिखवाया ये रहा, ये जो सेलुलोज वाटर होता है किसके अंदर? पेपर के अंदर। तो अकेला पेपर नहीं होता, इसके छिद्र में क्या होता है? जल होता है। तो देखो कागज, कागज किसका बना होता है? सेलुलोज का। सेलुलोज के साथ में क्या आता है? H2 आता है, यानी जल का अधिशोषण होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा कागज के छिद्र में जल का अधिशोषण। बहुत अच्छा क्वेश्चन भी, कागज के छिद्र में जल का अधिशोषण होता है किसमें? पेपर क्रोमेटोग्राफी में। एक अभी अपने 2024 में एग्जाम लगा था कॉलेज लेक्चरर का, उसका क्वेश्चन करते हैं भाई। एग्जाम्पल देखो, कॉलेज लेक्चरर का क्वेश्चन है, विभाजन, विभाजन वर्ण लेखनी, वर्ण लेखिकी, विभाजन वर्ण लेखिकी। इंग्लिश में बोलते हैं इसको पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी का उदाहरण है, का उदाहरण है। ये अपने असिस्टेंट प्रोफेसर, अभी लेटेस्ट बिल्कुल 2024 का क्वेश्चन है, अभी 2024 का क्वेश्चन है। ए ऑप्शन स्तंभ यानी कॉलम क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी। ऑप्शन बी आपका आ गया पेपर क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी। ऑप्शन सी आपका आ गया पतली परत, पतली परत क्रोमेटोग्राफी। ऑप्शन डी आ गया आपके सारे, चारों यानी ऑल ऑफ दीज। तो यहां पे लिख दो ये सभी, ये सभी। अब मेरे को पूछा है, देखो भाई आपको क्या पूछा है? पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, पैसे पार्टीशन, पैसे पेपर याद रखना है। देखो ये रहा पैसे पार्टीशन, पैसे पेपर। इसके अलावा इनमें देखो एडजॉर्प्शन में आता है आपका कॉलम, और जो थिन लेयर है वो एडजॉर्प्शन के एग्जांपल है। हमें किसके पूछे हुए? पार्टीशन का। पार्टीशन का सिर्फ एक ही एग्जांपल है आपका पेपर क्रोमेटोग्राफी। कितना अच्छा क्वेश्चन और कितना इजी क्वेश्चन पूछा हुआ है, असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 का क्वेश्चन है ये, कि विभाजन क्रोमेटोग्राफी या पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी का कौन सा उदाहरण है? तो पेपर क्रोमेटोग्राफी इसका सबसे बेस्ट उदाहरण है। ये आपका हो गया क्रोमेटोग्राफी बेस्ड क्वेश्चन जितने भी आज तक एग्जाम में आए हुए हैं। और भी हो सकता है एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है, आपको बिल्कुल बेसिक सिलेबस है, इसमें आपको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप असिस्टेंट प्रोफेसर का जब तैयारी करोगे तब आप इसको क्रोमेटोग्राफी को डिटेल में पढ़ोगे। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका डिस्टिलेशन पे आया हुआ है, उसको भी मैं करवा देता हूं। देखते हैं भाई डिस्टिलेशन वाला। देखो भाई सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलान करो, सूची सेकंड के साथ मिलान कीजिए। ये आपका सेकंड ग्रेड अभी जो लगा था, सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट वाला एक क्वेश्चन है भाई, संस्कृत डिपार्टमेंट में 2024 का क्वेश्चन है ये। सूची फर्स्ट ये आ गई, इधर अपन लेते हैं सूची सेकंड। फर्स्ट में आपका आ गया CHCl3 प्लस C6H5NH2। 2 नंबर पे आपका आ गया, 2 की जगह इसमें ए और बी लगाओ आप, ए और बी। ये आपका ए और बी है, ये ए आ गया। फिर आगे देखो बी, पेट्रोलियम उद्योग में कच्चा तेल, पेट्रोलियम उद्योग में कच्चा तेल, कच्चा तेल। फिर सी ऑप्शन आपका आ गया से स्लाई से, से स्लाई से ग्लिसरॉल,
ग्लिसरॉल। ऑप्शन डी आपका आ गया एनिलीन जल, एनिलीन जल। इधर देखो आप फर्स्ट निम्न दाब पर आसवन, निम्न दाब पर आसवन। सेकंड, सॉरी इनके साथ साथ लेते अपन। सेकंड भाप आसवन, थर्ड प्रभाजी आसवन, फोर्थ साधारण आसवन। अब ऑप्शन देखो, ए ऑप्शन आपका आ गया ए बी सी और डी। ए ऑप्शन आपका आ गया थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड। बी ऑप्शन आपका आ गया थर्ड, फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट। सी ऑप्शन आपका आ गया फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड। डी ऑप्शन आपका आ गया फोर्थ, थर्ड, सेकंड और फर्स्ट। अब देखो भाई ये कौन सा है सर, ये इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म और इसको बोलते हैं एनिलीन। ACS मैंने आपको क्या करवाया, ACS एनिलीन, क्लोरोफॉर्म और सिंपल। सिंपल वाला कौन सा है, साधारण आसवन। तो इसके आंसर क्या आएगा, फोर्थ ऑप्शन आएगा। पेट्रोलियम उद्योग से कच्चा तेल मैंने आपको सीधा सीधा क्या बोला, सीधा सीधा मैंने आपको बोला प्रभाजी आसवन। तो ये क्या कौन सा आएगा भाई, ये थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। फिर मैंने आपको बोला शेष लाई से ग्लिसरॉल, शेष लाई से ग्लिसरॉल कौन सा होता है, निम्न दाब पर आसवन। फिर एनिलीन जल वाला क्या होता है, स्टीम वाला। जहां भी जल दिख जाए आपको क्या करना है, स्टीम जल करना है। तो 4 3 1 2 कौन सा भाई, 4 3 1 2 सी ऑप्शन। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। यदि आपको ये आ रहा है और आप यदि कंसेप्ट समझ चुके हो, साथ में मैंने जो आपको एग्जांपल करवाई है वो आपके याद है, तो डेफिनेटली आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो ये 4-5 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आपके समझ में आए हुए हैं। सारे अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, सारे असिस्टेंट प्रोफेसर और अपने आरपीएससी में आए हुए क्वेश्चन है। यदि ये आपके समझ में आ गए तो डेफिनेटली आगे भी जो भी एग्जाम लगेगा आपका, उसका भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वाला आज वाला सेशन आपके पसंद आया है। यदि आपके पसंद आया तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और जो भी साथी सेकंड ग्रेड से जुड़ना चाहते हैं, केमिस्ट्री कोर्स, उनको ऐसा लग रहा है कि केमिस्ट्री हमारी वीक है, तो आप डेफिनेटली, मैं आपको मेरी एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां से केमिस्ट्री कोर्स को परचेज कर सकते हो। बहुत ही शानदार तरीके से आपको शॉर्ट एंड स्वीट आपको ऐसे करवाई कि आपको एक भी क्वेश्चन बाहर भी नहीं जाएगा और सारी की सारी चीजें आपके कम समय में आपके समझ में आ जाएगी। इसी उम्मीद के साथ मुझे पूर्ण विश्वास है कि यदि आपको वास्तव में ऐसा आप मेरी एक बार आप मेरे से केमिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको केमिस्ट्री में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। आपने यूट्यूब पे भी खूब सारा प्यार दिया, आप यूट्यूब पे भी लेक्चर देख ही रहे हो। हमारे जो पढ़ाने का अंदाज है वो पॉइंट टू पॉइंट है और क्वेश्चन आपके एक एक क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा, कोई भी एग्जाम का चाहे क्वेश्चन हो, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर का क्यों ना करवा रहे हो। कुल मिला के बात यही है कि यदि आपको कहीं भी डाउट हो तो आपको डेफिनेटली केमिस्ट्री कोर्स लेना चाहिए। और यदि आपको डाउट नहीं है, केमिस्ट्री आपकी अच्छी है, तो आपको निसंकोच होकर आप जो भी पढ़ रहे हो उसी को पढ़ते जाओ। अंतिम समय बचा है, 3-4 महीने बचे हैं, तो आप 3-4 महीने में बार बार उसका रिवीजन करोगे तो आपको और ज्यादा फायदा होगा। और यदि आप कहीं फंस रहे हो ऐसे 4-5 टॉपिक में, तो डेफिनेटली आपको अंतिम समय में 4-5 टॉपिक में फंसने का मतलब है आप 5-10 क्वेश्चन को गलत कर सकते हो। उसके लिए आपको 500-1000 रुपए महीने नहीं रखता, आप कोर्स लेके भी उनको टॉपिक को क्लियर करना जरूरी है। क्योंकि उस टॉपिक से यदि 10 क्वेश्चन आ रहे हैं या 7-8 क्वेश्चन भी आ रहे हैं, तो आपके 15 से 20 क्वेश्चन, 15 से 20 नंबर आपके कम हो रहे हैं एक तरीके से। तो आपको एक भी क्वेश्चन का रिस्क नहीं लेना। ऐसा आपको यदि लगे तो आपको जाना चाहिए कोर्स की तरफ। यदि आपको ऐसा लगे कि मैं पूरी तरह से मेरे एकदम सारे टॉपिक क्लियर है, तो आपको डेफिनेटली उन्हीं को बार बार रिवीजन करना चाहिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।